वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक अभ्यास अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसके अभ्यास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है उनको हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट कीजिए और क्वेश्चंस को आप समझ सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रश्न 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको जो अभिक्रिया गिवन है PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या फॉर्म किया, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन गिवन है, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा यहाँ पर अपचयित नहीं हो रहा, जो लेड ऑक्साइड है उसका अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन निकल रही है। बी ऑप्शन आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन यहाँ पर नहीं हो रहा, केवल कार्बन का उपचयन यहाँ पर हो रहा है। सो सी कार्बन उपचयित हो रहा है, ये ठीक है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी ठीक है। यानी यहाँ पर ए और बी ये 2 ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। सो यहाँ पर जो आपको फिर गिवन है कि आंसर ए और बी है, तो ये ठीक है, आंसर ए और बी ये गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ये क्या फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो एल्यूमिनियम है उसने जो आयरन है उसको उसकी जगह से विस्थापित कर दिया है और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, आयरन निकल गया। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि Fe2O3 के जो आयरन है, जो लोहा है, उसको एल्यूमिनियम ने विस्थापित कर दिया। इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका, डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लोह चूर्ण जो है यानी आयरन, उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया है और उससे रिएक्शन जो हुई है अभिक्रिया FeCl2 बना और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल गई। सो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड जो है वो बनता है। सो इसमें ए जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सो जिस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से समझते हो कि जो हमारे अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनके परमाणुओं की संख्या वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। ऐसा द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम है उसके लिए आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो द्रव्यमान है उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए जो जितनी संख्या अभिकारक में परमाणुओं की होगी उतनी ही संख्या उत्पाद में परमाणुओं की होनी अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण से ही अभिक्रिया में शामिल विभिन्न अभिकारक और उत्पाद की तुलनात्मक मात्रा का पता चलता है। और जो समीकरण संतुलित नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, उनको हम कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित आपको करना है। फर्स्ट क्या गिवन है आपको, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। सो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ये क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया। अब इसको आपको संतुलित करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 2 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप फिर हाइड्रोजन को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट बी क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला क्या होगा, उसका सूत्र होगा H2S। आपको इस चैप्टर को समझने के लिए जो भी संकेत हैं, जो भी रासायनिक सूत्र हैं, वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको रासायनिक सूत्र या संकेत लर्न नहीं है तो आप जो अभिक्रियाएं हैं उनको लिख नहीं पाओगे और आप उस चैप्टर को ही अच्छे से नहीं समझ पाओगे। सो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, H2S प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म क्या करेगा, H2O प्लस SO2। और इस तरह से आप जो है इसको समीकरण को संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट
एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Al2SO4 3 एंड बेरियम क्लोराइड का है BaCl2। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, AlCl3 बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट इसके अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप यानी जब अभिक्रिया होगी तो बेरियम सल्फेट वो नीचे बैठ जाता है, जैसे चाक पाउडर नीचे बैठ जाता है पानी में, इस तरह बेरियम सल्फेट भी नीचे बैठ जाता है, जिसके लिए हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया का नाम देते हैं। आप इसको संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु, इसका फॉर्मूला क्या होगा, के जल के साथ अभिक्रिया पानी, ठीक है, इससे क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, और गैस कौन सी निकली, हाइड्रोजन गैस। सो K + H2 इट विल फॉर्म KOH + हाइड्रोजन, और इसको आप संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। सो आपको कुछ समीकरण गिवन है, इनको आपको संतुलित करना है। HNO3 + CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और HNO3 किसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर यहाँ से निकलेगा। सो यहाँ पर आप इसको समीकरण को संतुलित कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप नाइट्रिक अम्ल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कंप्लीट जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। आप परमाणुओं की संख्या को भी गिन सकते हो। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पर बन गया सोडियम सल्फेट प्लस जो है पानी। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सोडियम यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 हैं, तो आपने NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर बदल जाएगी, तो इसीलिए आप पानी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3, सोडियम क्लोराइड AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, इट विल फॉर्म AgCl प्लस NaNO3, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। आप नाम से ही इन जो रासायनिक सूत्र हैं इनको समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको लिखने में इजी रहे। नेक्स्ट, यहाँ पर आप रिएक्शन को, ये ऑलरेडी जो है रिएक्शन संतुलित है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या फॉर्म करेगा, BaSO4 प्लस HCl। सो यहाँ पर क्लोरीन 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन की जो है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रश्न 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। नेक्स्ट, संतुलित आप इसको कर सकते हो। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, सिल्वर का संकेत होता है Ag, सो AgNO3, ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, सिल्वर निकल जाएगा, और यहाँ से आप इजीली रिएक्शन को संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड Al प्लस CuCl2, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, सो AlCl3 प्लस Cu। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 2 है तो इसको हम, यहाँ पर 2 इसको हम नहीं कर सकते, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये क्या फॉर्म कर रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस K2SO4, K2 यानी पोटेशियम सल्फेट SO4। सो यहाँ पर बनेगा BaSO4 प्लस KCl, ईजिली आप बैलेंस कर सकते हो। प्रश्न 8, ये भी जो क्वेश्चन है संतुलित करने के लिए है। सो निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार आपको साथ में बताना है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ठीक है, तो दोनों जो है ये कैसे हैं, जलीय विलयन है, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा और बेरियम ब्रोमाइड जो है वो निकल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको आप कहोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आयनों का विस्थापन हो रहा है। सो ये इस द्विविघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट
क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये क्या हो रहा है, जिंक कार्बोनेट, ये जो है दो से अधिक उत्पाद हैं उनमें टूट रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। सो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये क्या बने गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। सो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपस में जुड़ के और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बना MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर क्या है कि जो मैग्नीशियम है उसने हाइड्रोजन को जो है विस्थापित कर दिया है और हाइड्रोजन गैस निकल गई, यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट, प्रश्न 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। सो यहाँ पर देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती हैं, जिसमें ऊष्मा निकलती है। सो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं, मीथेन गैस का जलना। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जो है वो जलेगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ पर उत्पन्न होगी, साथ में यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है। सो ऊष्मा निकल रही है तो ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो, फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम वो फेरिक जो ऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन जो है वो निकल जाता है, साथ में ऊष्मा जो है यहाँ पर निकल रही है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, ऊष्माशोषी, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में आसपास से ऊर्जा क्या होगी, ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी इसमें आपको जो ऊष्मा है उसको सप्लाई करना पड़ेगा जब अभिक्रिया हम करवाते हैं। सो इसमें तापमान जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। या तो हमें ऑलरेडी ऊष्मा उसको देनी पड़ेगी और या अगर वो रिएक्शन होती है तो उसका तापमान अपने आप होती है तो उसका तापमान जो है वो कम हो जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, चूने का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ने के लिए ऊष्मा हमें देनी पड़ती है तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का संयोजन। सो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसमें भी क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब परखनली होती है वो ठंडी हो जाती है, इसलिए ये भी ऊष्माशोषी का उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रश्न 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। सो श्वसन क्रिया के दौरान हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं कि उसमें से ऊष्मा निकल रही है। तो वो कैसे निकल रही है, जब हम सांस लेते हैं तो हम वायुमंडल से क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। हवा से हमारे जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और जो हमारे शरीर में क्या होता है वो ग्लूकोज के साथ मिलकर, जो हम खाना खा चुके हैं और वो खाना ग्लूकोज में परिवर्तित हो चुका है, उस ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया होती है और उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं, और क्या बनता है, पानी। तो ये अभिक्रिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये जलेगा और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊष्मा। यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, प्रश्न 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, अपघटन का मतलब क्या है कि एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, जबकि संयोजन क्या होता है, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो यानी परिभाषा से ही पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः अपघटन अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया का उल्टा कह सकते हैं। अब इसको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। जब NH4Cl इसको ऊष्मा दी गई तो ये टूट गया HCl प्लस अमोनिया में,
ठीक है। सो यहाँ पर एक जो अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट गया, इसलिए ये एक अपघटन अभिक्रिया है। इसी तरह कॉपर नाइट्रेट किस में टूटा? कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट ये किस में टूटा? ये कॉपर ऑक्साइड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो गया। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम अगर संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लें तो संयोजन अभिक्रिया देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया क्या है? ये एक संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ये फॉर्म कर रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप इसको सीबीएसई के अगर प्रीवियस पेपर जो है आप उठाते हो तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है, ऊष्मा द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो तीनों का एग्जाम्पल हम करेंगे। ऊष्मा के उपयोग द्वारा अपघटन कैसे होगा? लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर बनेगी। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है, इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इससे जो भूरे रंग का धुआं जो है इसमें निकलता हुआ दिखाई देता है और इसमें क्रैकलिंग साउंड, जैसे कुछ टूट रहा है ऐसी आवाज़ आती है जब ये अभिक्रिया होती है। तो आप इस अभिक्रिया को, उसका जो लैब प्रैक्टिकल्स हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर विजिट करके आप जो भी रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएं हैं, उनको देख सकते हो। नेक्स्ट, प्रकाश के उपयोग द्वारा अपघटन। प्रकाश का उपयोग करके कैसे अपघटन हो सकता है? देखिए, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट जाएगा और सिल्वर प्लस क्लोरीन में ये बदल जाएगा, ठीक है। इसी तरह AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी ब्रेक हो जाएगा और सिल्वर प्लस ब्रोमीन में ये अपघटित हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत के उपयोग द्वारा अपघटन। वाटर जो है पानी, विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ये जो है बदल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ चुके हो, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। सामान्य विस्थापन अभिक्रिया ऐसे दिखाई जा सकती है। तो देखिए AB, इसमें C है, C ने क्या किया? C ने जो है B को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया और AC प्लस B बन गया। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। सामान्य द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे दिखाएंगे? AB प्लस CD, यहाँ से देखिए AC बन गया और BD बन गया, यानी 2 आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए हम इनको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। सो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ से जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। आप सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड क्लोराइड बन गया और जो तांबा है वो निकल गया। यहाँ पर भी क्या हुआ? लेड ने जो है कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण क्या होंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ से क्या बना? AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल जो है यहाँ पर बना है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है बच्चों? हाइड्रोजन और सिल्वर ने अपने जो आयन है उनका आपस में आदान प्रदान किया है, इसीलिए इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। सो यहाँ पर क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, यानी यहाँ पर भी दोनों आयनों का आपस में विस्थापन हो गया है, इसलिए इसको भी हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14,
सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित जो है उसका विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया आपको लिखनी है। सिल्वर को प्राप्त करने के लिए ये हम अभिक्रिया करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर से जो है इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉपर है वो यहाँ पर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और क्या फॉर्म हो जाता है, कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और जो सिल्वर है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप ये हमने पहले भी किया है। अवक्षेप अविलेय पदार्थ हैं जो पानी में नहीं घुलते, यानी जो ये ऐसे पदार्थ हैं जो पानी के नीचे अभिक्रिया होने के बाद नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आप पानी के अंदर मिट्टी या चॉक पाउडर डालते हो और वो नीचे बैठ जाता है, इसी प्रकार ये भी जो अवक्षेप बनते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे अगर आप उनको कुछ देर के लिए छोड़ देते हो बिना हिलाए हुए। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं। और जो भी अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं बच्चों, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारी अवक्षेपण जो अभिक्रिया हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती हैं, लेकिन जितनी भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो सारी अवक्षेपण अभिक्रिया हों ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर द्विविस्थापन होगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम के साथ नाइट्रेट जो है ये विस्थापित हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड ये अवक्षेप है, यानी ये जो सोडियम नाइट्रेट का जो विलयन होगा उसमें ये नीचे बैठ जाएगा, इसलिए इनको अवक्षेप कहते हैं और ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब ये अवक्षेपण अभिक्रिया ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन फिर वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि सारी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में ही अवक्षेप बने। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये भी कुछ जो है एग्जाम्पल हम कई बार कर चुके हैं। सो इसमें बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या आपको करनी है और उदाहरण भी देना है। तो उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। उपचयन क्या होता है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन के ह्रास की स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, तो ये उपचयन हो गया। अपचयन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो लेकिन ऑक्सीजन जो है उसका ह्रास हो, यानी उसकी कमी हो, उस स्थिति को हम अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का उपचयन, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर H2S प्लस Cl2, क्लोरीन यहाँ पर बन गया HCl, तो यहाँ पर Cl के साथ जो है क्लोरीन में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, तो ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है X, ठीक है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का आपको नाम बताना है। चमकदार भूरे रंग का तत्व X जो है वो क्या है, वो कॉपर धातु है। आपको ध्यान रखना है, भूरे रंग के अगर तत्व की बात हो तो आपको कॉपर धातु याद आनी चाहिए। जब इसे हवा में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड के बनता है, जिसके कारण ये काला हो जाता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन ये क्या फॉर्म करेगा, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को पेंट जो है हम संक्षारण से बचाने के लिए हम उनकी सतह पर पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच जो संपर्क है उसको समाप्त कर देता है। हम लोहे की वस्तुएं जो है उनको पेंट के अलावा गैल्वेनीकरण है या किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाकर भी उसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 19, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है।
क्योंकि तैलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, उपचयन क्रिया होती है, जिसके कारण वो विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध आने लगती है और स्वाद भी खराब हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील गैस है, जिसके कारण वो खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करती। यही कारण है कि जो चिप्स के पैकेट हैं उनके अंदर नाइट्रोजन जो है गैस भरी होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों की उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। संक्षारण क्या होता है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायुमंडल के अंदर नमी है, धातुएं उससे प्रभावित होती हैं और उन्हें धातु के ऑक्साइड या कार्बोनेट में बदल देती हैं। इस प्रक्रिया या घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। लोहे के संक्षारण को हम जंग कहते हैं। कॉपर पर कैसी परत चढ़ती है, हरी परत। आपको याद रखना है कॉपर जो है उस पर हरी परत चढ़ती है कॉपर कार्बोनेट के कारण। सिल्वर पर काली परत चढ़ती है सिल्वर सल्फाइड के कारण। और संक्षारण से धातु की शक्ति कम हो जाती है, धातुएं खराब हो जाती हैं और यही कारण है कि कार के ढांचे, पुल, रेलिंग, जहाज आदि इन सबको नुकसान पहुंचता है। धातु की वस्तुओं पर पेंट करके संक्षारण से इनको बचाया जा सकता है। सो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लोहा है उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ती है, तांबे के ऊपर यानी कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है कॉपर कार्बोनेट के कारण, और सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ती है। चांदी पर कैसी परत चढ़ेगी, काले रंग की, जो कि सिल्वर सल्फाइड Ag2S सिल्वर सल्फाइड के कारण जो है जो चांदी है वो काली हो जाती है। नेक्स्ट विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जब तैलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हम देर तक खुले में रखते हैं तो उनका स्वाद जो है वो खराब हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पदार्थ खराब या विकृत हो गए हैं। तैलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के साथ वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ऐसे पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करके विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील गैस है। तेल, वसा और इनसे युक्त खाद्य पदार्थों को ठीक रखने का आसान उपाय है उन्हें वायुरुद्ध या एयर टाइट डिब्बे में रखना चाहिए। एयर टाइट डिब्बे में रखने से क्या होगा कि जो तेल या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे, जिसके कारण वो खराब होने से उनको बचाया जा सकता है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।